नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम पिछली कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक हृदय की संरचना एवं कार्यविधि के पश्चात अब हम ब्लड प्रेशर या रक्तचाप को जानेंगे। यह धमनियों की दीवारों पर पार्श्विक दबाव है जो रक्तदाब या रक्तचाप के नाम से जाना जाता है। धमनियों की दीवार लचीली होती है। रक्त को प्रवाहित होने के लिए दाब होना अत्यंत आवश्यक है। अगर रक्तचाप नहीं होगा तो धमनियों में रक्त का प्रवाह रुक जाएगा और रक्त परिसंचरण की क्रिया रुक जाएगी और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर हृदय के संकुचन के साथ बढ़ता है और हृदय प्रसार के साथ घटता है। इसीलिए धमनियों में रक्तदाब एक सा नहीं रहता है। जब बायां निलय संकुचित होता है तो रक्त निलय से धमनियों में जाता है, उस समय रक्तचाप सबसे अधिक होता है और इस रक्तचाप को संकुचन या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, संकुचन चाप या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। परंतु जब निलय प्रसारित होता है और रक्त आलिंद से ग्रहण करता है, उस समय रक्तचाप कम रहता है और ऐसे रक्तचाप को परिनिक्षेपण चाप या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तीसरी प्रकार का चाप पल्स चाप कहलाता है या पल्स प्रेशर कहलाता है। यह सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का अंतर है। सामान्य रक्तचाप को हम बता रहे हैं तो सामान्य रक्तचाप 110 से 145 mmHg और परिनिक्षेपण यानी चाप यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 से 90 mmHg होता है। पल्स चाप 40 से 45 mmHg होता है। रक्तचाप उत्तेजना, व्यायाम, दौड़ने इत्यादि से बढ़ता है, परंतु भय, आराम व नींद की अवस्था में कम हो जाता है। एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति का स्वाभाविक अवस्था में हृदकुंचन यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से 145 mmHg तथा परिनिक्षेपण चाप 70 से 90 mmHg होता है। रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से नापा जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि शैशवावस्था में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो शैशवावस्था में 60 से 90 mmHg सिस्टोलिक और 50 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इसी तरह बचपन या बचपनावस्था में 80 से 110 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर 60 mmHg होता है। किशोरावस्था में 90 से 110 सिस्टोलिक प्रेशर और 60 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इसी तरह से युवावस्था में 110 से 125 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और युवावस्था में ही डायस्टोलिक प्रेशर 60 से 70 mmHg होता है। प्रौढ़ावस्था में आयु में +90 और 10 mmHg माइनस होता है और ये तो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 90 mmHg होता है। मान लीजिए किसी प्रौढ़ व्यक्ति की आयु यदि 55 वर्ष है तो उसका रक्तदाब 55 + 90 - 10 = 135 mmHg होना चाहिए। परिनिक्षेपण चाप यानी डायस्टोलिक प्रेशर 80 से 90 mmHg ही रहता है। तो बच्चों, ये हमने जाना सामान्य रक्तदाब क्या होता है। अब हम नाड़ी को जानेंगे। नाड़ी या नब्ज। नाड़ी रक्त संचालन का द्योतक होता है। नाड़ी चलने का अर्थ है हृदय में गति हो रही है तथा हृदय कार्य कर रहा है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है, नाड़ी निरंतर बिना थके निर्बाध रूप से चलती रहती है। नाड़ी का न चलना मृत्यु का द्योतक होता है। नाड़ी चलने का एहसास कलाई के पास, जहाँ से धमनी निकलती है, के पास अंगुली रखने से ज्ञात होता है। जब धमनी में हृदय से भेजा हुआ
बहता हुआ रक्त का रेला आता है तो धमनी का वह भाग फैलकर चौड़ा हो जाता है। धमनियों का फैलने का धक्का अंगुलियों को महसूस होता है, परंतु जब रक्त उस स्थान से आगे बढ़ता है तो धमनी दब जाती है। परंतु पुनः जब हृदय से रक्त का रेला आता है तो धमनी प्रसारित हो जाती है और इसके फैलने से धक्का लगता है, जिसका एहसास अंगुलियों को होता है। हृदय का संकुचन और नाड़ी का चलना दोनों एक ही समय में होने वाले समकालिक एवं समक्रमिक गतियाँ हैं। अतः जितनी बार हृदय धड़कता है उतनी ही बार धमनियों में भी संकुचन एवं प्रसारण होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है और इसके माध्यम से ही नाड़ी चलने का आभास होता है। हृदय में निरंतर तालबद्ध रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है या तालबद्ध संकुचन होता रहता है। हृदय का संकुचन साइनो ऑरिकुलर नोड से प्रारंभ होता है। यह साइनो ऑरिकुलर नोड जहाँ दाहिने आलिंद में माहेश्वरा आकर मिलता है उसी जगह पर स्थित होता है। यह हृदय पेशी के एक विशेष स्थान पर होता है। इसे गति प्रेरक या पेस मेकर भी कहते हैं। उत्तेजना साइनो ऑरिकुलर नोड से प्रारंभ होती है और ऑन्ट्रीवेंट्रिकुलर नोड तक पहुंचती हैं। यह ऑन्ट्रीवेंट्रिकुलर नोड दाएं आलिंद में अंतरा आलिंद भित्ति के पश्च भाग में होता है। पहले उत्तेजना साइनो ऑरिकुलर नोड से आरंभ होती हैं, तत्पश्चात बंडल ऑफ हीज के माध्यम से रक्त के अन्य भागों को संकुचन के लिए प्रेरित करती हैं। फलतः हृदय के सभी प्रकोष्ठों के पेशियों में स्पंदन या बीट होने लगता है। हृदय में एकांतरित संकुचन एवं प्रसारण होता है। जब उत्तेजना बाएं निलय में पहुंचती है तो वहां का रक्तचाप बढ़ जाता है और निलय धक्का देकर रक्त को धमनियों में भेज देता है। धमनियों की भित्ति मोटी, मजबूत और लचीली होती है। धमनियों में फैलाव होता है और रक्त आगे की ओर बढ़ जाता है। पुनः धमनी में भी रक्त को आगे बढ़ाने के लिए संकुचन होता है, जिसके कारण उससे आगे वाली धमनी फैल जाती है और रक्त आगे बढ़ता हुआ निकल जाता है। इस प्रकार धमनियों में निरंतर रक्त को आगे प्रवाह की क्रिया की पुनरावृत्ति निरंतर होती रहती है। फलतः रक्त महाधमनी से प्रारंभ होकर केशिकाओं के अंत तक चला जाता है, परंतु केशिकाओं में यह गति इतनी धीमी होती है कि इसका अनुभव उंगलियों को नहीं हो पाता है। नाड़ी चलने का अनुभव केवल उन्हीं स्थानों पर किया जा सकता है जहाँ पर की त्वचा के समीप अथवा अस्थि के ऊपर रहती है। यद्यपि शरीर की सभी प्रमुख धमनियाँ शरीर के भीतर भागों में अंदर की ओर स्थित रहती है, परंतु कलाइयों में धमनी त्वचा के समीप आ जाती है और इस स्थान पर अंगुलियों को रखने से धमनी के फैलने सिकुड़ने से होने वाले प्रकंपन या वाइब्रेशन का आभास होता है। वैसे अधिकांशतः कलाइयों पर ही नाड़ी गति देखी जाती है। नाड़ी गति धमनियों के फैलने सिकुड़ने के कारण जो लहर पैदा होती है उस अनुभूति को ही नाड़ी कहते हैं। जब बाएं निलय में संकुचन होता है तो रक्त धमनियों में प्रवेश करता है, फलतः चाप बढ़ जाता है। पुनः रक्त को आगे बढ़ाने के लिए धमनी की दीवार सिकुड़ती है। इसके बार बार सिकुड़ने से धमनी की दीवार में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न हो जाता है जो धमनी के अंत तक चला जाता है, परंतु केशिकाएं में जाकर इसकी गति इतनी कम हो जाती है कि सुनाई नहीं देता है। इस प्रकार प्रत्यय हृदय की धड़कन के साथ ही एक लहर जो पैदा होती है उसे नाड़ी कहते हैं या पल्स कहते हैं। ये दोनों हाथों की कलाइयों में अंगूठे के सीध में आसानी से मालूम पड़ती है। नाड़ी की धड़कन व्यक्ति के स्वास्थ्य, उम्र, उत्तेजना तथा मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। नवजात शिशु एवं बालकों में नाड़ी की गति अधिक होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में नाड़ी की गति 72 से 75 बार प्रति मिनट है। बच्चों में 100 से 110 बार, नवजात शिशु में 140 से 175 बार तथा वृद्ध व्यक्ति में 65 से 75 बार प्रति मिनट है। बुखार की स्थिति में नाड़ी दर बढ़ जाती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आयु के अनुरूप नाड़ी दर को नाड़ी गति प्रति मिनट के हिसाब से बताया गया है। नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, जिसमें आयु, लिंग, व्यायाम, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति या पोस्चर, रोग इत्यादि हैं, जो कि नाड़ी की दर को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।